हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulagi.in। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो सेशन की। इसमें बेसिकली हम जानेंगे कि आईबीपीएस एएफओ का जो 2020-21 का एग्जाम है उसे हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप के हमारे पास कैंडिडेट होते हैं। एक होता है फ्रेशर जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है। दूसरा एक्सपीरियंस जो 1, 2, 3, 4 या 5 साल से भी एएफओ हर साल दे रहे हैं। कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है तो कोई मेंस क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, और एक वर्किंग एस्पिरेंट हो गए। तो ये तीनों के लिए ही हम स्ट्रेटजी जानेंगे और बाकी की भी जो चीजें हैं हमको क्या क्या ध्यान में रखनी है उसके बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फ्रेशर से। तो फ्रेशर के लिए मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आपका कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो प्रीलिम्स की बात कर लें, ठीक है, चाहे मेंस की बात कर लो। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका जो बेस है ये सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो रिवीजन है ये आप बाद में शुरू कीजिएगा और जो प्रैक्टिस है ये बाद में कीजिएगा। पहले जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको आप कंसेप्ट समझिएगा, उनका लॉजिक समझिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूंगा कि जो लास्ट 5 to 7 ईयर के जो पेपर्स हैं आईबीपीएस के, उनको अच्छे से देख लीजिए। उनके साथ साथ जो नाबार्ड के पेपर्स हैं, ठीक है, और भी आरआरबी, जो भी एग्रीकल्चर का एग्जाम आईबीपीएस के द्वारा लिया जाता है उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। यहां पे जो एक राइट एनालिसिस है वो आपको जरूर चाहिए होता है और जो गाइडेंस है ये आप किसी सीनियर से ले सकते हो अपने। ठीक है, सीनियर के साथ साथ आप कोई ऐसे रिलेटिव या कोई नोन से ले सकते हो जिन्होंने कम से कम 2 से या 1 बार मेंस दिया हो एटलीस्ट। तो क्योंकि वहां पे जो एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है, अगर जिस बंदे ने वो फेस किया है वो ही आपको एक राइट गाइड कर पाएगा, क्योंकि वो 45 मिनट, ठीक है, इक्वल टू आपकी 1 साल की मेहनत। ठीक है, तो यहां पे आपका 45 मिनट यहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जो भी आपको पर्सन गाइड कर रहा है वो एक क्वालिटी पर्सन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए यह है कि आपको बिल्कुल इक्वल प्रायोरिटी देनी है प्रीलिम्स को और मेंस को। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो मेंस का इतना अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर किया होता है कि अगर वो मेंस का पेपर देखते हैं या मेंस का पेपर देने जाते तो इजीली वो कोई ना कोई बैंक उन्हें अलॉट हो जाता, लेकिन प्रीलिम्स में वो बाहर हो गए क्योंकि यहां पे वो या तो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं उन्हें प्रीलिम्स को, ये तो जस्ट एक क्वालिफाई है। तो इसको ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बिल्कुल मत सोचिएगा लास्ट ईयर कट ऑफ 36 गई थी तो इस बार भी 40 चल जाएगी या 45 चल जाएगी। एग्जाम का लेवल अगर टफ आ गया तो ये कट ऑफ आपकी 20 भी आ सकती है। ठीक है, तो अपने आप को इस एक एवरेज से प्रिपेयर कीजिए कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग इन दोनों में आपका एवरेज 20 से 25 बनना चाहिए। और इंग्लिश में भी मिनिमम आप 7 to 10 मार्क्स का आउट ऑफ 25 एक मतलब मार्जिन लेके ही चलो कि इतना आपके आना ही चाहिए। तो यहां पे एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, आपको लगेगा कि ये तो मेरा इजीली क्रैक हो रहा है, यहां पे मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा मेंस भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो एग्जाम है और एग्जामिनर है इसको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि ये मतलब नहीं हो पाएगा या मतलब बहुत ज्यादा है कि ये मेरे से होगा ही नहीं। यहां पे तो 2 से 3 साल के स्टूडेंट दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आप गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, बहुत सारे ऐसे आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, मात्र 3 से 4 महीने पढ़ के उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया और कोई ना कोई बैंक उनको अलॉट हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात कर लें, एक्सपीरियंस में दोनों ही कैंडिडेट आते हैं, चाहे किसी ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो या किसी ने मेंस क्वालिफाई किया हो। ठीक है, चाहे आपने 2 से 3 बार मेंस क्वालिफाई किया हो, इंटरव्यू दिया हो, लेकिन फाइनल आपका 1 से 2 नंबर से नहीं हुआ, वो भी इसमें काउंट किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अपना जो एक्सपीरियंस है इसको आप वेस्ट मत समझिए, इसको काउंट कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए और इसको एक एडवांटेज के रूप में लीजिए, क्योंकि आपने वो माहौल जो है एग्जाम का, वो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको फेस किया है और उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है इसको बस थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। आपकी जो आपने मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप एग्जाम को आराम से इजीली क्रैक कर पाओगे। आपको थोड़ा सा राइट गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ा सा, बस 3 से 4 मार्क्स आपको हेल्प चाहिए बस। ठीक है,
तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले रिवीजन से आप शुरू करो, जो आपने पिछले साल पढ़ा है, क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा जाए 70 to 80% जो सिलेबस है वो सेम होता है, 20% चेंज होता है, ठीक है, वो भी आप अप टू डेट रहो, उसके पूरा ही आप स्टे अपडेट्स रहो, और साथ में जो रिवीजन है उससे आप शुरू करो, जो आपने पहले पढ़ा है उसको पहले देखो। एट लीस्ट आप स्टार्टिंग के 3-4 दिन वो वाले नोट्स जो खुद के बनाए हो, चाहे खुद के नोट्स बनाए हो आपने, चाहे आपने मतलब जो नोट्स आपने प्रिंट करवाए हो, उसको पहले एक बार आप लुकआउट कर लो, ताकि आपको ये हो जाए कि ये तो बस मेरे को रिवीजन लेने की ही जरूरत है, ये तो मेरे को आता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट है जैसे लाइफ स्टॉक हो गया, मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस में नाबार्ड के नॉर्म और बचे जैसे नर्सरी मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीजें मिसलेनियस में आती है, तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर बात करें आपकी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं ये आपका मोराल जो है वो डाउन हो रहा है, तो वीकनेस को सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई तो कमी ऐसी रही ही होती है, और जो इसको याद रखिए कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कीजिए। क्योंकि अगर जो आपकी वीकनेस के बारे में आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि यही एक रीजन है। जब आपको रीजन पता होता है, अगर आपके पास रीजन है तो आपके पास सोल्यूशन भी उसका है, ठीक है, रीजन के बाद ही सोल्यूशन आता है। और साथ में जो आपका अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका 2 से 3 बार नहीं हुआ है और ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि अगर वो डिमोटिवेट है या मतलब बिल्कुल ही मोरल उसका डाउन हो चुका है, तो ये सब सोचने का कोई मतलब है नहीं है। आप बिल्कुल प्रोडक्टिव रहिए और अपना जो फोकस है उसको चेंज कीजिए। कोई भी ऐसी चीज, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको याद दिलाती है या जो आपका मोरल डाउन करती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, चाहे वो फ्रेंड्स हो गए, चाहे फोन्स हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। उससे अपना जो ध्यान है, फोकस है, वो हटा लीजिए और हमेशा अपना एक बैकअप प्लान लेके चलिए। ये बैकअप प्लान मैं उनके लिए बोलूंगा जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि ये नहीं हुआ तो ये तो अपना है ही। बैकअप प्लान में जैसे स्टेट के एग्रीकल्चर के आपके एग्जाम्स बहुत आते हैं, तो अगर आपने एएफओ की प्रिपरेशन की है तो मैक्सिमम जो आपका सिलेबस है वो इसमें कवर हो जाता है। और भी बहुत टाइप के बैकअप प्लान हो सकते हैं, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, लेकिन बैकअप प्लान थोड़ा सा आपके पास होना ही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये ही करूंगा, ये तो करना ही है, लेकिन साइड बाय साइड एक अपने दिमाग में होना चाहिए कि ये ना हुआ तो ये मेरा है। तो ये होते ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा और आपका जो मोरल है वो डाउन होना खत्म हो जाएगा। आगे बात करेंगे वर्किंग एस्पिरेंट, वो स्टूडेंट जो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत ही मुश्किल और चैलेंज होता है जब आप एक वर्किंग करते हो 8 to 10 आवर्स, ठीक है, सुबह से लेके इवनिंग तक। और स्पेशल में आजकल का जो मतलब प्राइवेट सेक्टर है उसमें प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले तो उनको मैं यही बोलूंगा कि जो प्रेशर है उसको अवॉइड कीजिए। जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस में जैसे ही आप ऑफिस के गेट से निकलते हो तो उसको भूल जाना चाहिए, और जैसे ही आप अपने घर में या मतलब जहां पे भी आपका स्टडी इन्वायरमेंट है जो भी है वहां पे पहुंचते हो तो वहां पे आपका जो माइंड है वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए और बिल्कुल शांत सिचुएशन में होना चाहिए। तो आप में बहुत पोटेंशियल है एग्जाम को क्रैक करने का। अगर कोई यहाँ पे ये सोच रहा है कि मैं वर्किंग हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी जो स्ट्रेटजी है वो स्पेशल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्पेशल में ये है कि जब प्रीलिम्स है उसके सिलेक्टेड टॉपिक हो गए, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, आते जाते जैसे आपको फ्री में टाइम मिले वो देखिए, और जो मेंस के लिए है उसके जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको पहले कर लीजिए और अपने नोट्स ना बनाएं। अगर आपके पास टाइम कम है, सीधा प्रिंट आउट लीजिए और उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और थोड़ा थोड़ा अगर आपको टाइम मिले तो जैसे आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो एक आधी वीडियो दिन में जरूर देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब माइंड में प्रेशर होता है तो जो याद करोगे, रट्टा मारोगे, वो भूल जाओगे। तो आपके लिए जो वीडियो है वो थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। अगर आपके बिल्कुल आप पॉजिटिव रह रहे हो, बिल्कुल ठंडा रह रहे हो, तो आप सीधा प्रिंट आउट से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज पढ़िएगा, जो सिलेक्टेड टॉपिक है उनको पढ़िएगा और सब्जेक्ट वाइज शुरू कीजिएगा, और जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। बात आती है स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा R&D कीजिए, जिसे हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये चीज जो प्रैक्टिकली होती है, ठीक है। कोई भी अगर हम काम करने जाते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बोलूं, कोई भी आप इसे एज ए प्रोजेक्ट के रूप में समझिए,
कि ठीक है, जैसे कोई भी हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम R&D करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। रिसर्च में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले बोल चुका हूं कि अगर प्रीलिम्स के भी आपको मिलते हैं तो प्रीलिम्स का भी देखिए, तो उसके कम से कम उसके पैटर्न को तो देखिए कैसे वो चेंज हो रहा है, कैसे मेंस का जो है वो चेंज हो रहा है हर साल, कैसे मतलब जो पैटर्न है वो इजी भी पेपर आ सकता है, टफ भी आ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पेपर है वो टफ आएगा। आईबीपीएस कभी इजी नहीं देता है, आईबीपीएस कभी टफ नहीं देता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके साथ पूरे अपने आप को अपडेट रखें और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको यूनिवर्स बनाइए, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, ठीक है। स्ट्रेटजी ईयर ओरिएंटेड हो ही नहीं सकती। और स्ट्रेटजी को यूनिवर्स ऐसा बनाइए कि हर दिन अपनी स्ट्रेटजी को कभी चेंज मत कीजिएगा। अगर आज आपने जो स्ट्रेटजी बना ली, कम से कम उसे 15 से 20 दिन तो एटलीस्ट फॉलो करो ही। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई भी आपने रूटीन बनाया है तो उसको एटलीस्ट 15 से 20 दिन फॉलो करो और उसके बाद देखो कि कितनी मेरे अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट आई, तो क्या मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, उसका एनालिसिस भी साथ में साथ करते रहिए। तो जो डेली का एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस है, और अपनी जो ग्रोथ है आपकी जो ग्रोथ है उसको एनालिसिस जरूर कीजिए, चाहे 1 महीने बाद कीजिए, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम होने से पहले अपने आप का एनालिसिस करना और अपने आप का जो ग्रोथ का चेक करना वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर मैं पहले बोल चुका हूं कि आपकी स्ट्रेंथ का भी आपको पता होना चाहिए, और जहां पे आपका स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से उसका यूटिलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप रात को आपको पढ़ना अच्छा लगता है और रात को आपको पढ़ने से याद ज्यादा रहता है, तो रात को पढ़ने से क्या होता है ना कि शोर शराबा नहीं होता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो रात को पढ़ने से ये एक बेस्ट पॉइंट होता है। और कोई स्टूडेंट को रात को नींद अच्छी आती है और वो 7 से 8 घंटे बिल्कुल अच्छी नींद लेता है, और उसके बाद सुबह 3 से मतलब 4 से 5 बजे उठ के अच्छा पढ़ता है, तो वो उस टाइम पे अपना जो स्टडी है वो यूज करे, वहां पे उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करे। और भी किसी प्रकार की आपकी स्ट्रेंथ है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। और स्ट्रेटजी के लिए जो गुरुकुल एग्री के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे इंटरव्यू डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनका इंटरव्यू देख सकते हो, इनका आप जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट की स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे और अपने अकॉर्डिंग लगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे मैं बोलूंगा कि अपना जो सोर्सेज है उसको थोड़ा सा लिमिटेशन दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो 60 के 60 क्वेश्चन है वो आपको कोई भी नहीं देने वाला है, और 60 के 60 क्वेश्चन ना तो किसी के ये 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ही कम है, 1001% है अगर कोई 60 आउट ऑफ 60 लेके आता है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड की नॉलेज किसी को भी नहीं है, तो अपने सोर्सेज को लिमिटेशन जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सभी जगह अभी कलेक्ट करते जाओ और एग्जाम से 1 से 2 महीना पहले आपको पता ही ना चले कि अब मेरे को रिवाइज किसको करना है या कितना टाइम मैं किसको दूं। तो जो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए विद क्वालिटी ऑफ सोर्सेज, ठीक है। और डेली का स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। ऐसा जो कोई भी अगर हम टॉपिक या चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िए। अगर वो टफ है या लेंथी है तो थोड़ा पढ़िए, अगले दिन फिर उसे थोड़ा सा रिवाइज कीजिए और अगला उसका थोड़ा सा पार्ट पढ़िए। बात करेंगे डाटा की। अगर कोई डाटा है आपको याद नहीं हो रहा है, रिमेंबर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको किसने बोला है कि वो सारे का सारा पेज ही आपको पढ़ना है? तो सारा मत पढ़िए, उसका एटलीस्ट 25% पढ़िए, ठीक है। उसका फिर अगले दिन वो 25% को रिवाइज कीजिए और उसके साथ कोई और पढ़ लीजिए, और फिर उसे अगले दिन 25% को रिवाइज करके उसको 50% तक कर लीजिए और साथ में और पढ़ लीजिए। तो जो डाटा वाला पोर्शन है ये दूसरे वाले पोर्शन को साथ साथ पढ़ते रहिए। तो ऐसा मत कीजिए कि आज के दिन में सारा डाटा याद करूंगा, कल के दिन में ये करूंगा और परसों ये डाटा आपका भूल जाएगा। अगर डाटा याद करने का है तो इस प्रकार से जो कोई भी चीज है उसको आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, डेली पढ़िए, एटलीस्ट कम पढ़िए लेकिन कुछ तो पढ़िए। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं एक सक्सेस के पीछे। कि वैसे तो अगर आप कम नींद लेते हो और ज्यादा प्रोडक्टिव करते हो, इससे नींद कम लेते हो 7 से 8 घंटे, तो आप एक जीनियस हो, ठीक है। तो लेकिन एक एवरेज पर्सन की बात की जाए तो उसे 7 से 8 घंटे की नींद जरूर चाहिए होती है। 7 से 8 घंटे, क्योंकि आपका जो दिमाग है ये एक मशीन नहीं है,
ठीक है। और ये आपका दिमाग है, इसको रिलैक्सेशन चाहिए होता है। जितना ज्यादा इसको आप रिलैक्स फील कराओगे, इसको आप काम फील कराओगे, उतना ही ये आउटपुट ज्यादा देगा। ठीक है, उतना ही ये आउटपुट आपका ज्यादा देगा। तो अच्छी नींद जरूर लीजिएगा और ऐसा घबराहट में मत कीजिएगा कि आज मैं आधा घंटा लेट हो गया, आज मैं 1 घंटा लेट हो गया सुबह उठने में। जब आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो पूरा एक्टिव हो, जब आपकी बॉडी फील करे कि हाँ आपको उठना चाहिए, हाँ आपको अंदर से फीलिंग है कि स्टडी करनी चाहिए, तब आप स्टडी कीजिए। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में जरूर रहिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में जरूर रहिएगा। यहाँ पे ये नहीं है कि जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो और अंदर से मन नहीं कर रहा है कि पढ़ना नहीं है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। यहाँ पे आपका जो ये वाली जो चीजें फॉलो होती है आपकी बॉडी को लेके, कि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। तो स्टडी करते वक्त जब मतलब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा हाइपर आप हो जाते हो, जो गुस्सा है वो काफी आता है। जो टेम्पटेशन की जो प्रॉब्लम है उसे आप थोड़ा सा कम कीजिए, उसे रिड्यूस कीजिए। ये बात दिमाग में बिल्कुल याद रखें कि अगर आप गुस्सा करोगे या घर में किसी के ऊपर भी, चाहे किसी की भी गलती है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, देखिए प्रॉब्लम दुनिया में हर इंसान को है। यहाँ पे आपको दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसको गुस्सा नहीं आता है, ठीक है, या जिसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हर इंसान को है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसके ऊपर ओवरकम कैसे करते हैं, हम उससे बाहर कैसे आते हैं, हम उसको दबा के आगे कैसे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अपना टेम्पटेशन है उसको थोड़ा रिड्यूस कीजिएगा और अपना जो फोकस है उसको, अपना जो गोल है उसको बिल्कुल क्लियर रखो और उसको एग्जीक्यूट, जो आपका प्लान है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपका डेली रूटीन है, उसको एग्जीक्यूट आप जरूर करो। क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने से वो स्ट्रेटजी जब इंप्लीमेंट होती है वो ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो ये बोलेंगे अरे मैं ये करने वाला हूं या मैं ये करने वाला हूं, लेकिन उसमें 10 में से कम एक ही ऐसा होगा जो उसको इंप्लीमेंट कर रहा होगा। जो इंप्लीमेंट करेगा वो ही आगे जाएगा। तो बोलने से यहां पे कुछ नहीं होता है। और एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है अपने अंदर, कि आप ये सोच के चलो कि दिन अच्छा है या बुरा है, आपको मोटिवेशन की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी हैबिट्स बनाओ, कोई अच्छा म्यूजिक सुनो, आप पियानो सुन सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। काम पियानो अगर आप सर्च करोगे तो काम पियानो आ जाएगा। वो एक अच्छा म्यूजिक है। स्टडी आवर के टाइम पे साइड बाय साइड स्लो म्यूजिक चला सकते हो आप। कोई और भी हैबिट अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, आपको फैट से खेलना अच्छा लगता है तो वो खेल सकते हो। किसी भी प्रकार की आप हैबिट है, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी साइड बाय साइड आपकी हैबिट होनी चाहिए। और एक अच्छा खाना खाओ और अच्छा शरीर को रखो, फिर ही आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टडी करते वक्त क्या होता है कि अगर आप ज्यादा देर तक बैठते हो, या आपके 2 से 3 महीने बाद क्या होगा कि आपका जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कुछ लीवर वगैरह में इशू आ जाता है, जैसे पेट की जो प्रॉब्लम्स है या एसिडिटी है वो बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो ये है कि अपन मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको सही रखें, ताकि हर 1 मिनट या हर 1 सेकेंड जो है या हर 1 आवर है उसको आप जो उसका यूटिलाइज है वो अच्छा कर पाओ। यहां पे एक और बात मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट तक लगातार पढ़िए। उसके बाद कम से कम 10 से 12 मिनट का या 15 मिनट का एक ब्रेक जरूर दीजिए। इस ब्रेक में आपको क्या करना है कि आपको कोई भी फिजिकल वर्क करना है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है। आप कोई जैसे कोई भी यूट्यूब पे लाफ वाला चैनल देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉलिंग कर रहे हो दोस्तों के साथ, आपने 15 मिनट का बोला, आपको पता चला 1 घंटा बीत गया। तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होना चाहिए 15 मिनट में, और आपको पता नहीं चलना चाहिए, आपका माइंड वाला काम नहीं करोगे आप, ठीक है। आप यहाँ पे कोई गेम खेल सकते हो, यहाँ पे मैं मोबाइल गेम की नहीं बात कर रहा, कोई भी एक 15 मिनट का छोटा सा गेम खेल सकते हो, बच्चे के साथ खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आप 45 मिनट या 1 घंटा लगातार पढ़ते हो, इसके बाद जो माइंड है उसको थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे मेंटर्स की, इंस्ट्रक्टर की या टीचर की। तो इंस्ट्रक्टर कह लो, मेंटर कह लो, आप चाहे कोच कह लो, चाहे एजुकेटर कह लो, तो वो हर एक इंसान की जिंदगी में होना चाहिए, हर एक इंसान में वो मैटर करता है। आप ये देखिए कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में जो टीम इंडिया है, इसमें 11 वो प्लेयर इंडिया के, पूरे हमारे 130 करोड़ की आबादी में से 11 वो प्लेयर होते हैं जो इंडिया में सबसे बेस्ट होते हैं, अपने आप में सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन उनको भी जजमेंट करने के लिए, खुद को उनको जज करने के लिए एक हमारे कोच की यहाँ पे आवश्यकता होती है। यहाँ पे दुनिया का नंबर 1 प्लेयर विराट कोहली,
चाहे महेंद्र सिंह धोनी है, उनको भी मेंटरशिप की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका भी एक आपको गाइडेंस, जो राइट गाइडेंस है और एक क्वालिटी गाइडेंस है, उसका रोल प्ले रहता है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स की। तो आपको मेंस में कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं और मेंस में आपको क्या क्या यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप शुरू कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने ये वाले सब्जेक्ट पहले कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपने 70 से 80% तक का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसको आपने कवर कर लिया। जैसे एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस की बात करें तो हर अल्टरनेट ईयर में एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, एक अच्छे मार्जिन के साथ इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। और मिसलेनियस में बात करें तो इसमें नबार्ड के नॉर्म्स हो गए, या जैसे नर्सरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, चाहे ग्रीन हाउस के क्वेश्चन आए थे। तो जो इस टाइप का, जो हर सब्जेक्ट में से बचे हुए कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही सेलिएंट होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो यहाँ पे मिसलेनियस सब्जेक्ट में हम लोग कवर करते हैं। आगे बात करेंगे सॉइल साइंस की। तो यहाँ पे जो सॉइल साइंस है, इसके जो न्यूट्रिएंट के क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी क्वेश्चन हो गए, ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन हो गया। तो ये एक अच्छा, हर साल यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। पिछले हम 3 से 4 साल की अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर में जो इंपोर्टेंट क्रॉप है उनमें से क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, सिट्रस हो गया। तो इनमें से क्वेश्चन आपको आराम से यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एग्रोनॉमी में टिलेज वगैरह के क्वेश्चन, वीट के क्वेश्चन, जैसे कॉटन के, तो जो ये वाले जो सब्जेक्ट है और इनके जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले कीजिए, ताकि आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपका कॉन्फिडेंस आए। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। तो इसमें जो है, ये लास्ट ईयर को अगर छोड़ दें तो पहले 3 साल में यहाँ पे इसने अच्छा रोल प्ले किया है, तो ये भी मेजर की कैटेगरी में रहेगा। करंट डाटा ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट मेजर मिस्टेक कर जाते हैं कि करंट में कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो करंट में मैं आपको बेसिकली कहूंगा कि जो करंट में जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं उन्हीं से ही करंट डाटा पूछा जाएगा, और वो ही करंट डाटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल होता है। और जनरल एग्रीकल्चर कोई भी बेसिक बुक हो गई। जनरल एग्रीकल्चर बेसिकली एक सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कह लो या एक टॉपिक कह लो या कुछ भी कह लो, ये एक सभी का जो बेसिक है उसे हम जनरल एग्रीकल्चर में काउंट करेंगे। ठीक है, ये बात हो रही है एएफओ मेंस की। अगर आपने ये वाले सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए तो आपका जो 70 से 80% है वो पहले हो गया है। और माइनर सब्जेक्ट से जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आपको इसका रिवीजन पहले करना चाहिए। आपको इसका रिवीजन पहले करना चाहिए और कम से कम 1 से 2 बार आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आपने इनका रिवीजन किया हुआ है तो माइनर को अगर 1 बार भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट की। तो जो माइनर सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे पहले एंटो और पैथो की बात कर लें। लेकिन ये सब्जेक्ट आप मेजर और माइनर दोनों के बीच की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि लास्ट 2 साल से अगर देखा जाए तो इन दोनों सब्जेक्ट में को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो 1 से 2 तो ये माइनर भी है और दोनों को मिला के ये मेजर भी है। लेकिन ये जो इंपोर्टेंट वाली क्रॉप्स हैं या उनका जो बेसिक है, कुछ इंपोर्टेंट फंगी डिजीज हैं, ठीक है, उनका ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल बनते हैं। और यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं आप वो पढ़ोगे या वो ही प्रेडिक्ट करोगे। तो ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही करूंगा कि ये सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल है, या ये मानिए कि ये 1% है। तो अगर आप पूरा ही इसकी डेप्थ में जाना चाहते हो या यही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ये वाला जो है मैंने जो बोला है इसको एक आप कंक्लूजन या एक ब्रीफ के रूप में लीजिएगा और इसकी अच्छे से आगे स्टडी कीजिएगा और इसके ऊपर वर्क कीजिएगा। आगे बात करते हैं मेटीरियोलॉजी की। तो मेटीरियोलॉजी है, ये भी माइनर की कैटेगरी में है। फॉरेस्ट्री की बात करें, ये भी माइनर की कैटेगरी में है। इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बात करें प्लांट ब्रीडिंग की, ये भी माइनर की कैटेगरी में है। सीड टेक्नोलॉजी ये माइनर की कैटेगरी है। आगे के जो 3 सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया और एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, इन तीनों को मिला के आप अगर पॉइंट देना चाहो तो वो दे सकते हो पूरे 100% में से 2 से 3%। मतलब इन तीनों को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे रिसेंटली कोई आया नहीं है, लेकिन जो पंजाब एंड सिंध बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें स्टैटिक का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो यहां पे आप 1 या 2 मार्क्स यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे प्री एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो जो प्री एग्जाम है इसमें जो 3 मेजर सब्जेक्ट है, हमारे 3 ही जो सब्जेक्ट हैं। पहले अगर एप्टीट्यूड की बात कर ली जाए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बच्चों का एप्टीट्यूड थोड़ा वीक होता है, तो उनके लिए मैं सबसे पहले उनको कहूंगा कि सबसे पहले अगर एप्टीट्यूड आएगा तो वो आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के लिए जितना ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो बेस है वो यहाँ पे सॉलिड होना चाहिए। अगेन वही बात बोलूंगा
कि आपका बेसिक यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे आप में से काफी स्टूडेंट सोचोगे कि सिंप्लीफिकेशन लास्ट ईयर आया नहीं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आए ना आए ये कोई मैटर नहीं है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कीजिए। कम से कम स्टार्टिंग में अगर आप शुरू करना चाहते हो तो 100 से लेके 200 सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मिनिमम ये सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। जब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तब आप बिना पेन एंड पेपर के आप सॉल्व कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन को, चाहे वो डीआई का है, चाहे परसेंटेज का है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे नंबर सीरीज है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ये मानिए कि एप्टीट्यूड का बेस है, ये उसका स्टार्टिंग है, ये इसका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो ये बच्चे ये यहाँ पे कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए जो है, जो बच्चे पजल स्टार्टिंग में क्या करते हैं, मेन गलती ये कर बैठते हैं कि बड़ा पजल शुरू कर लेते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट है, चाहे कोई बड़ा पजल है, तो एकदम से लेंथी वाला मत स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उसको अपने लेवल को बढ़ाइए। सबसे पहले बिल्कुल छोटे वाला कीजिए, ठीक है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और फिर थोड़ा बड़ा, और ज्यादा टफ वाला ना भी करे तो भी चलेगा, क्योंकि 4 से 5 पजल आएंगे और वहां से आपके 2 से 3 भी बन गए या 2 बन गए तो भी सफिशिएंट यहाँ पे हैं। बाकी भी और जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दें, ठीक है, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करें। यहाँ पे मेजर जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं यहाँ पे उन्हें ये ही सबसे पहले तो नहीं पता चलता कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, इंग्लिश है क्या सबसे पहले। क्योंकि 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे ये पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था, ठीक है, ये वाले एग्जाम में पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था। और उस टाइम से लेके अभी तक अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसे हम बोलेंगे लॉजिकल इंग्लिश, ठीक है। लॉजिकल इंग्लिश कौन सी होती है कि जो एक्चुअल में मीनिंग जो उसका है, हमें उसकी क्रिस्प नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज पता होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा आईबीपीएस ने 2 कर दिए हैं, ठीक है, जो हर साल पिछले 3 साल से आ रहे हैं। हो सकता है अगर 1 आता है तो 15 मार्क्स का आएगा, अगर 2 आएंगे तो 10-10 मार्क्स के आएंगे। एक क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, और साथ में एक जंबल और फिलर्स, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर यहाँ पे रोल प्ले करती है सिर्फ यहाँ पे 10 से लेके 15 मार्क्स का, बिल्कुल यहाँ पे कम मार्क्स का रोल प्ले करेगी। बाकी के जो है वो आपकी रीडिंग ही, ये सब कुछ यहाँ पे आपकी सॉलिड होनी चाहिए, रीडिंग ही यहाँ पे आपके काम आएगी। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको सबसे पहले ही अगर सजेस्ट करूंगा तो वो करूंगा, कोई भी अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू करना चाहते हो तो कोई भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपके घर पे ये माने कि द ट्रिब्यून भी आ रहा है तो भी इसे पढ़िए, ये भी न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है। तो इंग्लिश के लिए कुछ भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अगर आईपीएल शुरू होने वाले हैं, अगर आईपीएल की जो कॉमेंट्री है इंग्लिश में जो नीचे आ रही है, ठीक है, बॉल बाय बॉल आती है जो, उसको अगर पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छा है। जहां पे स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन, अगर 1 मंथ भी ऐसा करते हो तो भी चलेगा। तो स्टार्टिंग के डेज में आपको क्या करना है कि आपका जो इंटरेस्टिंग फील्ड है उसके आर्टिकल पढ़ने हैं, उसका एडिटोरियल पढ़ना है, उसके न्यूज सुननी है आपने। जो भी इंटरेस्ट आपको, डिफेंस अच्छी लगती है, ठीक है, देश में डिफेंस न्यूज है जो वो अच्छी लगती है, इंटरनेशनल इंडिया के रिलेशन कैसे हैं वो, मतलब अगर न्यूज अच्छी लगती है तो उसको पढ़िए। लेकिन इंग्लिश के न्यूज़पेपर का सिर्फ स्टार्टिंग में वो ही आर्टिकल पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा कि आपका फ्लो बन जाएगा, आप उस जोन में चले जाओगे जिसमें इंग्लिश में आपको जाना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हो तो उसके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको उसमें जो आपका माइंड है उसका फ्लो बना होना चाहिए। आपको लाइन बाय लाइन उसका समझ आना चाहिए कि अब ये क्या कह रहा है और नेक्स्ट लाइन में इसने क्या कहा है, और उसका लास्ट में जो कंक्लूजन है उसकी जो क्रिस्प नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। अगर आप ये कर गए तो आपको इंग्लिश में कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आपने स्टार्टिंग में 1 मंथ पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप घर पे कोई न्यूज़पेपर लगाना चाहो तो द हिंदू लगा सकते हो और या इंडियन एक्सप्रेस लगा सकते हो। द हिंदू की वोकैब थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस की जो वोकैबुलरी है वो एक मतलब मॉडरेट टू हाई कह सकते हो आप, या आप ये कह सकते हो रेगुलर वोकैब या रिपीटेटिव वोकैब इसमें ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो रीडिंग है वो हमेशा याद रखिएगा, वो एक क्रिस्प नॉलेज की होनी चाहिए या कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने आज 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं दोबारा फिर से रिपीट करूंगा, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आज आपने 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ा। रीडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने 15 मिनट भी कोई आर्टिकल देखा या कोई वीडियो देखा यूट्यूब पे या कुछ भी देखा, उसका आपको नॉलेज कितना आया, उसकी समझ कितनी आई, उसको आप कॉम्प्रीहेंड कितना कर पाए अपने माइंड में, मतलब उसको ग्रैस्प कितना कर पाए, ये मतलब है रीडिंग का, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आप में होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से समझ पाओ।
तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जो रिपीटेटिव वोकैब है, जो रेगुलर वोकैब है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। अगर कोई टफ वाली वोकैब भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, यहाँ पे कोई भी उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो आती है वो एक रेगुलर और रिपीटेटिव वोकैब जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर एंटोनियम और सिनोनियम जो है वो अगर 3 से 4 आते हैं तो उसमें से 2 आपको इजीली आ रहे होते हैं और एक आप लॉजिक बेस या उस कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके बेस पे आप लगा सकते हो, अगर उसको आपको थीम पता चल रही है, अगर उसकी आपको टोन पता चल रही है। ठीक है। और स्टार्टिंग में आप कोई भी इंटरेस्टिंग में पढ़ सकते हो, चाहे बॉलीवुड का पढ़ो तो भी चलेगा, क्योंकि आपका एटलीस्ट आप उस जोन में जाओ, आप उस मतलब जो फ्लो है पढ़ने का आप उसमें जाओ। उसके बाद जैसे 15 से 20 दिन होते हैं आपके, उसके बाद जो है आप एडिटोरियल अपने सिलेक्टिव कीजिए, जो फाइनेंस से रिलेटेड है उनसे पढ़िए, और एक अच्छे आर्टिकल्स जो हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो उनके रिलेटेड आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। सिलेक्टिव आर्टिकल्स के लिए, सिलेक्टिव एडिटोरियल के लिए हमारी जो गुरुकुल एग्री की एंड्रॉयड ऐप है, आप प्ले स्टोर से गुरुकुल एग्री की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें डेली के 2 एडिटोरियल आते हैं, एक मॉर्निंग को और एक इवनिंग को, और उसकी वकैब भी बिल्कुल साथ में दी जाती है। वकैब में उसका हिंदी मीनिंग और उसका जो बेसिक थीम जो है, क्योंकि कोई भी जो वर्ड होता है इंग्लिश में अगर आप एक भी वर्ड एक वर्ड का अगर एक हिंदी में मीनिंग अगर चाहोगे तो वो बहुत ही मुश्किल है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक वर्ड के कई मीनिंग निकल रहे होते हैं, हमारी हिंदी में भी, हमारी रीजनल लैंग्वेज में भी अक्सर ऐसा होता है, लेकिन उसका जो बेस्ट यूज है वो वहां पे कैसा होता है। तो बेस्ट जो यूज है वो आपको उसकी जो थीम है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है। जैसे कोई भी अगर वर्ड है उसका यूजेज जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डेली एडिटोरियल यहाँ पे आपको अपलोड किए जाते हैं, एक मॉर्निंग को और एक इवनिंग को, और इसमें आपको हिंदी मीनिंग और उसका जो वोकैबुलरी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। यूजर्स के लिए यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि जैसे हमारे इंद्रप्रीत मैम, आप यूट्यूब पे उनकी डेमो देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एडिटोरियल डेली ये मतलब आपको वेबसाइट और ऐप पे डेली पढ़ाते हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर को एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब पे इनका आप डेमो देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे यूजर्स ऑफ वर्ड के लिए मैं यही बोलूंगा कि जैसे यहाँ पे रूम वर्ड यूज किया गया है, तो रूम का मतलब यहाँ पे जगह है। तो जब आप मतलब आपका जो मेंटर है वो आपको एक्चुअल में बता रहा है कि इसका जो मीनिंग है ये पैराग्राफ में ये नहीं है, इसका मीनिंग ये है, और वो क्यों है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये चीज जब आप खुद में आप में आने लगी तो आपको उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भी आपको चलेगा। तो यहाँ पे अगर कोर्स की बात कर ली जाए गुरुकुल एग्री के, तो प्री के लिए भी अलग से कोर्स है, मेंस के लिए भी अलग से कोर्स है, इन दोनों का कॉम्बो भी है। तो ये जो कोर्स है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा और एएफओ वेल एएफओ क्वालिफाइड के द्वारा ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। ये वाले कोर्स में जो गुरुकुल एग्री ने प्लान्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। प्लान्स में क्या है कि आप फीचर के अकॉर्डिंग, आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान को अवेलेबल करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का कॉम्बो भी है, और साथ में ये जो है यहाँ पे आपको डेली का लाइव एडिटोरियल डिस्कशन है। जैसे कि लाइव एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, बेसिक इंग्लिश हो गई, इसमें क्वांट, रीजनिंग, मॉक्स हो गए। ठीक है। और मेंस में बात करें तो कंप्लीट मेंस का कोर्स हो गया, करंट से लेके एंटोपैथो, हर सब्जेक्ट इसमें कवर रहता है, प्लस मॉक्स हो गए, पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। आप अपने फीचर के अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हो। आप gurukulegri.in विजिट कर सकते हो, जहां ये वाला जो नंबर है यहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पे स्टडी करते वक्त कुछ टाइम ऐसा आता है, कोई टाइम आपका ऐसा आएगा जहां पे एक कंडीशन आएगी मेंटल एग्जॉशन की। पूरा का पूरा आपका जो दिमाग है वो एकदम से ब्लॉक हो जाएगा, पूरा का पूरा एक ब्लॉकेज आ जाएगी। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये ब्लॉक वाला जो जोन होता है, जो मेंटल एग्जॉशन होती है, यहां से उबर ही नहीं पाते हैं और यहां से उठ ही नहीं पाते हैं, और यहीं पे अपना जो टाइम की वेस्टेज है वो कर देते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो मैक्सिमम जो ओवरलोड होती है ये माइंड में आ जाती है। ये क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा होने की वजह से और उनका टाइम लिमिटेशन होने की वजह से, कि स्टूडेंट ज्यादातर क्या ट्राई करते हैं कि एक लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम जो उनके रिसोर्सेज है कि यहां से पढ़ लूं, यहां से पढ़ लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये वाली सिचुएशन में आके वो एक टाइम की लिमिटेशन में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, और इसमें ना तो याद होता है और ना ही यहाँ पे कुछ आपकी आउटपुट आती है। तो ये वाली कंडीशन में कई बार एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जहां पे आप 3 से 4 घंटे
3 से 4 आवर आप लगातार एक ही सिचुएशन में, एक ही आप पोजीशन में बैठे रहोगे और आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत कुछ करना चाहोगे, उस दिन आप चाहोगे कि हाँ आज मैं ये पढ़ूंगा, लेकिन वो टाइम बीतता जाएगा, आपका जो माइंड है वो उसके लिए मतलब रेडी ही नहीं है, तो उसे बोलेंगे मेंटल एग्जॉस्शन। तो स्टडी के टाइम में ये चीज आना, आपकी बैटरी डाउन होना, ये है नॉर्मल। और इसके लिए क्या है कि जो सोशल एक्टिविटी है उनसे दूर रहिए और जो आपके रिसोर्सेज है उनको लिमिटेशन रखिए। जितने भी मतलब जो सोशल जो ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या रहेगा कि मैक्सिमम से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वाली इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एक तो ये बात है, और दूसरा ये बात है कि जो आपका सोशल मीडिया एक्टिविटी है उसको कम से कम करिए और जो स्टडी का टाइम है एक शेड्यूल बनाइए और उसको प्रॉपर फिक्स कीजिए। अब ये वाली जो कंडीशन है मेंटल एग्जॉस्टेशन, इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? नंबर 1 मेडिटेशन, आप मेडिटेशन कर सकते हो। नंबर 2 पे अच्छी नींद, स्लीप वेल, ठीक है। आप म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है। आप कोई भी यूट्यूब पे जैसे कपिल शर्मा वगैरह या कोई भी ऐसा कुछ लाफ वाला देख सकते हो जिससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। आपको कोई भी आप एक्टिविटी ऐसी दिन में कुछ ना कुछ जरूर कीजिए जिससे आपका माइंड है वो एक रिलीफ फील करे, एक रिलैक्स फील करे, आप खुद एक हल्का महसूस करो अपने आप दिमाग में बोझ नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो, क्योंकि स्टडी करते वक्त हमेशा याद रखिए ये वाला जो बोझ है ये 100 में से 99 बच्चों के हैं, लेकिन अगर आप ये बोझ से हटके स्टडी करोगे, फ्री माइंड बिना टेंशन के स्टडी करोगे, तो जो आउटपुट है वो आपका मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आउटपुट आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे आपके सेक्रीफाइस की। तो सेक्रीफाइस में मैं आप सबको बोलूंगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की, चाहे आप बैंकिंग की नहीं, चाहे आप JRF की, किसी भी फील्ड में अगर आप मतलब कुछ बनने का आपने ठान लिया है, तो सबसे पहले तो आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आइए। आपका जो भी कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन का मतलब अगर आपका डेली जो रूटीन है, डेली एक्टिविटी है, वो आपकी स्टडी में, आपके स्टडी आवर्स में, ठीक है, बाधा बन रही है, तो उससे बाहर आइए, कंफर्ट जोन से उठिए। और आपको क्या होगा कि आप थोड़ा सा तो अपने आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। जैसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इन सब से दूर रहना पड़ेगा। याद रखिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना है। उसके बाद जितना भी आपकी इच्छाएं हैं, जितना भी आपका कंफर्ट जोन है, उसमें वापस जाइए। कोई भी आपको यहाँ पे बुलाने वाला नहीं है। और सोशल मीडिया है, इससे भी दूर आपको रहना पड़ेगा। तो जब तक आप स्टडी करते हो तब तक इन सब को लिमिटेशन दीजिए और ट्राई कीजिए कि ये सब कुछ 0 के बराबर हो सके। बस वो फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिससे आपके माइंड को रिलीफ मिले, जैसे मेडिटेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो गई। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल और विश यू ऑल द बेस्ट।